गुड मॉर्निंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ को। तो आज की जो पहली न्यूज़ है वो है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनाई गई है। चूँकि ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मैक्सिको कहाँ पे, तो ये आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो है मैक्सिको कंट्री देखने को मिलता है। तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनाई गई है? क्लाउडिया शिनबाम। ठीक है, इनके प्रतिद्वंदी कौन थी? तो जोजिटल गैल्वेज जो है इनके प्रतिद्वंदी थे और इस तरीके से इनको पराजित करके क्लाउडिया शिनबाम ने एक रिकॉर्ड हासिल की है, एक अचीवमेंट हासिल की है किस चीज़ का? तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का। मैक्सिको को देखिए तो उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो मैक्सिको सिटी है। दूसरी न्यूज़ है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये न्यूज़ है, पीछे वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने रिपोर्ट निकाली है। उनके आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में नीदरलैंड जो है यूएसए और यूएई के बाद तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है भारत का। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे यूएसए, सेकंड पे यूएई और थर्ड पे नीदरलैंड। अगर आप भारत और नीदरलैंड के मध्य व्यापार को देखिएगा तो भारत और नीदरलैंड के मध्य व्यापार वित्त वर्ष 2023 में 21.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 22.36 अमेरिकी बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, तो ये क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। इस तरीके से तीसरा निर्यातक गंतव्य बनकर नीदरलैंड भारत का उभरा है, यूएसए, यूएई और नीदरलैंड। ठीक है, अगली न्यूज़ है चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है। मतलब इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक के रूप में किन्होंने कार्यभार संभाला है? तो चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर ने। इन्हें पूर्व निर्देशक बी वेंकट रमन के स्थान पर नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इसको बस एक बार देख लेना है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार न्यूज़ में है तो एक बार आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगली न्यूज़ है बहुत अचीवमेंट हमने हासिल किया है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप इसको मेंस में अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 18वीं लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान के बाद इस बार कौन सा लोकसभा का चुनाव हुआ था? 18वां। और कितने चरण में हुआ? 7 चरण में हुआ। 7वां चरण कब कंप्लीट हुआ? मतलब 7वां चरण कब था? तो 1 जून को था। तो 7 चरणों के मतदान के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव 2024 की जानकारी दी। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा होगा यूट्यूब पे या फिर न्यूज़ कहीं पर भी देखा होगा आप लोगों ने। ये काफ़ी कुछ जानने को मिलता है अगर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते। तो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल 64.2 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया है। आप समझ रहे, ये जो आंकड़ा है 64.2 करोड़ मतदाताओं का, ये कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे नागरिक जो है वो अपने मतदाता के अधिकार को लेके, जो मतदान का अधिकार है उनका, उसको लेके बहुत जागरूक हुए हैं। क्योंकि ये आंकड़ा आप पीछे से तुलना करो तो काफ़ी ज़्यादा है और विश्व में हमने एक नया रिकॉर्ड बनाया है जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि अब जो मतदाता है वो अपने मतदान के प्रति जागरूक हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हम अपने इस मत का उपयोग करके ये निर्णय लेने में मदद करेंगे कि हम पे आने वाले 5 साल में कौन शासन करेगा। यह सभी जो आंकड़े हैं G7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना और यूरोपीय संघ के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। आप देखिए, ये G7 में सारे विकसित देश शामिल है, उनसे भी हमारा जो आंकड़ा है, क्योंकि जनरली लोगों के अंदर ये रहता है कि पढ़े लिखे लोग ही जो होते हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सारे भ्रांतियों को तोड़ के इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है कि उन्होंने दिखा दिया कि हम भी अपने अधिकारों के प्रति क्या हैं तो जागरूक है। इसको एक पॉजिटिव कदम मानना चाहिए इंडिया में। ठीक है, कुल 64.2 करोड़ मतदाताओं में 31.2 करोड़ महिलाओं ने मतदान किया। ठीक है, आप समझ रहे हैं, महिलाओं की भी जो मतदान का रेशियो है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है।
आपको मैं एक आंकड़ा बताती हूँ जिससे आप इस बात की पुष्टि कर पाएंगे, ठीक है, कि महिलाओं का जो ये रेशियो बढ़ा है, ये आपके ऐसे के नज़रिए से इंटरव्यू में, ठीक है, मेंस में लिखने से, मतलब इस डाटा को अप्लाई करोगे तो आप काफ़ी अच्छा आपका आंसर बन सकता है। अगर हम देखें 2009 से 2024 तक का अगर आप सफ़र देखोगे, ठीक है, तो आप देखोगे इसमें एक सेकेंड, तो ये जो आंकड़ा है, ठीक है, आप देखिए कंटिन्यू क्या हो रहा है। तो अगर ग्राफ के हिसाब से देखो तो ये बढ़ते ही जा रहा है। जैसे कि आप देखिए महिला उम्मीदवारों का चुनाव मैदान में उतरना, तो आप देखो ये आंकड़ा जो है 2009 में कितना था, ठीक है, तो 7% था, ठीक है। 2014 में कितना हुआ, 8% हुआ, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 2019 में ये 9% बढ़ा और 2024 में आपको 9.6% महिलाएं जो है, महिला उम्मीदवार चुनाव में देखने को मिल रही हैं। तो ना सिर्फ वोटर महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, बल्कि चुनाव में जो महिला उम्मीदवार हैं, जो एज अ कैंडिडेट खड़ी हो रही हैं, उनकी भी संख्या, क्या आप देख रहे हो, लगातार बढ़ती जा रही है। ये आंकड़ा जो है मैंने न्यूज़पेपर से कलेक्ट किया है। न्यूज़पेपर से हमें ऐसे ही डाटा को क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है। चूँकि मैं निकाल रही थी, ठीक है, क्योंकि डाटा एग्जैक्टली मुझे याद नहीं था, तो वो मैं देख रही थी, इसे थोड़ा टाइम टेकन हुआ। तो याद रखिएगा, ये आपके मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बता सकते हो किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी जो है वो लगातार राजनीतिक में क्या हो रही है, तो बढ़ती जा रही है। क्योंकि आप देखो महिला अगर इसमें पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है, राजनीति में, तो कहीं ना कहीं वो नीति निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगी। और बहुत ही ज़रूरी है कि इस देश को एक महिला पुरुष दोनों मिलकर चलाए, क्योंकि जिस तरीके से घर को चलाने के लिए मम्मी पापा दोनों इक्वल रूप से कंट्रीब्यूशन करते हैं, अगर एक कमाते हैं तो दूसरा क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। दोनों की सहभागिता से ही क्या होता है, घर एक सुचारू रूप से चल पाता है। उसी तरीके से देश को भी अच्छे तरीके से चलाने के लिए पुरुष और महिला दोनों के बैलेंस वे में चलने का बहुत ही ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब भारतीय निर्वाचन आयोग के विषय में हम थोड़ा देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव कराते हैं। देखिए हमारा जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो पंचायत और नगर पालिका का चुनाव नहीं करवाता। तो आप इस चीज़ को एकदम मेमोराइज रखिएगा, क्योंकि इसका चुनाव जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। संविधान में किस आर्टिकल में शामिल है, 324 से 329 में। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुकुमार सेन थे। अभी नहीं, अभी तो राजीव कुमार है। प्रथम कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। वर्तमान में राजीव कुमार और अन्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह। अगली न्यूज़ है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस MS सोनक ने एक कार्यक्रम के दौरान जीवन के अंत में देखभाल की वसीयत, जिसे लिविंग विल भी कहा जाता है, उसे लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जस्टिस MS सोनक लिविंग विल को लागू करने के लिए पहले जज बन गए हैं। याद रखिएगा, लिविंग विल को लागू करने वाला पहला जज कौन बने हैं, तो MS सोनक। और बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर लिविंग विल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य पूछ लिया जाए आपसे, तो गोवा। पहला जस्टिस पूछा जाए तो MS सोनक, ठीक है, और पहला राज्य पूछा जाए जिसने लिविंग विल को लागू किया है तो वो हो जाएगा गोवा। अगली न्यूज़ है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और द सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू ने UPI के लिए समझौता किया है। UPI का फुल फॉर्म यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। इसके बाद पेरू जो है UPI को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिका देश बन गया है, ठीक है। तो पेरू जो है वो UPI को अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया है, ठीक है। और पेरू किस कॉन्टिनेंट में है, तो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। UPI के विषय में देखिएगा तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको विकसित किया गया। कब लॉन्च हुआ, 11 अप्रैल 2016 को।
7 जून को प्रत्येक वर्ष हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, क्या थीम है? फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। इसकी शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 के दिसंबर में किया गया था और इसके बाद पहली बार 7 जून 2019 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। अब देखिए, तृष्णा जो है इसको भारत और फ्रांस संयुक्त सैटेलाइट मिशन, जिसका नाम क्या है? भारत और फ्रांस दोनों जो है संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पर मिलकर क्या कर रहे हैं? तो काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी की सतह की निगरानी करना। तो तृष्णा किसकी प्रोजेक्ट है? तो भारत और फ्रांस के। तृष्णा जो है एक थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट है। देखिए, इस टाइप की जो लाइन होती है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट के बेस से पूछेंगे तो इस टाइप से ही पूछेंगे। इसके द्वारा पृथ्वी के तापमान की क्या की जाएगी? तो निगरानी की जाएगी। अगली न्यूज़ है कि रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो अभी हाल ही में कौन है जो 1000 दिन पूरा करने वाले अंतरिक्ष में पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो ओलेग कोनोनेंको। और ये कहाँ के हैं? तो रूस के हैं। इन्होंने रूस के ही इससे पहले जो एस्ट्रोनॉट थे गेनाडी पडाल्का के रिकॉर्ड को तोड़ा है, क्योंकि गेनाडी पडाल्का जो है वो 878 दिन अंतरिक्ष में रहे थे। ओलेग कोनेंको को सोयूज MS-24 स्पेस क्राफ्ट से मतलब ये क्या बोलते हैं वहाँ पे भेजा गया था। तो किससे भेजा गया था ओलेग कोनेंको को? तो सोयूज MS-24 स्पेस क्राफ्ट से। अगली न्यूज़ है कि अरुणाचल प्रदेश के युंगकू गांव में एक अनोखी नीली चींटी की खोज की गई है। तो नीली चींटी की खोज अभी हाल ही में कहाँ किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। यह नई प्रजाति दुर्लभ वंश पैराट्रेचिना से संबंधित है और इसका नाम पैराट्रेचिना ब्लू रखा गया है। तो अभी हाल ही में पैराट्रेचिना ब्लू चर्चा में था। ये क्या है? तो ये ब्लू चींटी है जिसकी खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई है। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, और आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे बताइएगा, आज का क्वेश्चन आप सभी से ये है, आप बताइएगा अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव जो है वो संपन्न हुए हैं। तो आप मुझे बताना कि यूपी में लोकसभा की सीट्स कितने हैं, बिहार में कितने हैं सीट्स, ठीक है, महाराष्ट्र में कितने सीट्स हैं, वेस्ट बंगाल में कितने सीट्स हैं और तमिलनाडु में कितने सीट्स हैं। ये 5 राज्यों के लोकसभा में कितने सीट्स हैं और बिहार में तो आप मुझे ये भी बताओगे कितना SC के लिए और कितना ST के लिए रिजर्व्ड है। तो ये आज का क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।